पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजर प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो भाई करेक्ट सीक्वेंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस है संगठन के मिशन के बारे में निर्णय करना, व्यवहारिक वातावरण की स्कैनिंग एवं मूल्यांकन, कॉर्पोरेट स्तरीय उद्देश्य निर्धारित करना, रणनीति तैयार करना, कॉर्पोरेट रणनीति कार्यान्वयन। तो उसका आंसर जो है आपका डी सही है, D4152। तो पहला 4 है संगठन के मिशन के बारे में निर्णय करना, व्यवसायिक वितरण की स्कैनिंग एवं मूल्यांकन करना, कॉर्पोरेट स्तरीय उद्देश्य निर्धारित करना, रणनीति तैयार करना, कॉर्पोरेट रणनीति का कार्यान्वयन करना। इंडियन रेलवे क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इंडियन रेलवे क्या आती है बताइए, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे जो है हमारे हिसाब से आपकी एक विभागीय उपक्रम है, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है सार्वजनिक निगम है, और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल क्या है, भारतीय रेल आपका है ए का, देखिए ए का है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, और जो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है इन्होंने हटा दिया था, लेकिन इसका आंसर हम लोग कोशिश करते हैं, देखें। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय का एक विशिष्ट प्रकार का संगठन है जो भारत में अद्वितीय। इसका प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, तो बताइए आपको, जबकि अन्य सदस्यों का दायित्व संयुक्त परिवार में उनके व्यक्ति हित के मूल्य तक सीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार कर्ता सहित किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद भी हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय चलता रहता है। परिवार का अगला सबसे बड़ा जीवित सदस्य हिंदू अविभाजित परिवार होता है। तो हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है। अब इसमें दी लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, तो लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। एक बार होल्ड, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज लिमिटेड, ये गलत है। लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायिक मृत्यु में अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है, अस्तित्व में रहता है। संयुक्त हिंदू परिवार हिंदू कानून द्वारा अस्तित्व में आता है। हाँ, तो भाई संयुक्त हिंदू परिवार को जो है इसका समापन, अगर परिवार में सभी सदस्य जो हैं तो भैया आखिरी वाला कथन भी सही है, सी और डी दोनों सही हैं, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4। अपने आसपास के समुदाय तथा वातावरण के साथ सामंजस्य में कार्य करके तथा ग्राहकों तथा कर्मचारियों के साथ छल नहीं करके इस हमें छोटी अवधि में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन दीर्घ अवधि में इसका अर्थ है इसका लाभ और शेयरधारक मूल्य। तो हमारे हिसाब से बहुत ये स्टेटमेंट है ये सही है। अपने आसपास के समुदाय तथा वातावरण के साथ सामंजस्य में कार्य करके तथा ग्राहकों तथा कर्मचारियों के साथ छल नहीं करके हमें छोटी अवधि के लिए कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन दीर्घावधि में इसका अर्थ है अधिक लाभ और शेयरधारक मूल्य। महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति वर्ग समाज के न्यासी के रूप में संपत्ति अथवा पूंजी के स्वामी होते हैं। ये दोनों कथन आपके सही हैं। अब नेक्स्ट आइए,
प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटाइटी। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटाइटी का जो आपका आंसर है, सेपरेट एंटाइटी का आंसर जो है ये थर्ड है, थर्ड दिया है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर इज सोन एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का आंसर है वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो ये एक रूढ़वादिता का सिद्धांत है आपका कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट आइए, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो नंबर 3 का जो है प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट का आंसर है कैपिटल, ये इसी का आंसर थर्ड ही है, थर्ड नहीं है आपका, एक मिनट रुकिए, इसका आंसर है सेकंड। तो सेकंड जो दिया हुआ है ये है आपका रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप इस तरह देखते हैं, जो उनका आंसर दिया है पृथक अस्तित्व का दायित्व, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल सेपरेट एंटाइटी, स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी का आर्थिक चिट्ठे में दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। रूढ़वादिता सिद्धांत, स्कंद का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य जो कम हो उसमें किया जाता है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है। मुद्रा मापक का सिद्धांत, किसी संगठन के कर्मचारी की समय की पाबंदी और ईमानदारी का लेखा करना। ऐतिहासिक लागत अवधारणा, लागत पर संयंत्र और मशीनों के मूल्य में से हाथ घटाकर मूल्यांकन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो when all the forfeited share are not reissued, the forfeited share account will show as credit balance equal to gain on forfeiture of shares not reissued। जब सभी जब्त किए गए अंशों को पुनर्निर्मित नहीं किया जाता है तब अंश जब्त खाता में अभी तक पुनर्निर्मित नहीं किए गए हैं जब्त अंशों के लाभों के बराबर क्रेडिट शेष दर्शाया जाएगा। ठीक है, अंशों के पुनर्निगम पर हानि, नंबर 2 देखिए, अंशों पुनर्निगम पर हानि जब्त किए गए अंशों पर हुए लाभ से अधिक नहीं हो सकता है। तो अंशों को रीइश्यू जो करते हैं ऑफ शेयर की हानि, अंशों पुनर्निगम पर हानि जब्त किए गए अंशों पर हुए लाभ से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी सही है आपका। सी, अंशों को जब्त करने से प्रतिभूति खाते को अंश पूंजी के साथ डेबिट किया जाता है जब उस पर प्रीमियम को प्राप्त नहीं किया गया हो, ये भी सही है। अंशों को जब्त करने के समय प्रतिभूति खाते को अंश पूंजी खाते के साथ डेबिट किया जाता है जब उसे प्रीमियम प्राप्त नहीं किया सकता है। डी देखिए, जब जब्त किए गए अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तब प्रीमियम राशि को पूंजी संचय खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो है आपके 3 सही हैं और चौथा गलत है। चौथा कौन गलत? जब जब्त किए गए अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाता है तब प्रीमियम राशि को पूंजी संचय खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो पूंजी संचय खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता, इसे क्रेडिट किया जाता है प्रतिभूति प्रीमियम खाते में क्रेडिट किया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, सूत्रधारी कंपनी उसके अनुषंगी माने होता है जो है आपका सब्सिडी कंपनी को समेकित आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है AS 21 के अकॉर्डिंग। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर सोन इन द बैलेंस शीट एज इज, तो ये आपका है लोन। ठीक है, बाहर जाने से सहायता दे तिथि आर्थिक चिट्ठियों पर की जाएगी, ये लोन के रूप में की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा।
मैच दी आइटम बहुत आते हैं एग्जाम में, तो मैच दी आइटम जो देख लीजिएगा आप लोग, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। मांग का गैर मूल्य मात्रा संबंध जो है, थर्ड है मांग में वृद्धि और कमी। मूल्य में वृद्धि की आय प्रभाव इसके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, ये कहते हैं गिफन वस्तुएं। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल्य वृद्धि की आय प्रभाव इसके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, ये क्या है, ये आपका है गिफिन वस्तुएं हैं। क्या है, गिफिन वस्तुएं, इसको ध्यान रखिए। विकल्पों की सक्रमकता और संगतता, इसको इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्या है, ट्रांसिटिविटी एंड कॉन्सिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस, यह है वर्गीय उपयोगिता उपागम। डी इसका है मांग के मूल मात्रा संबंध, मांग का विस्तार और संकुंचन। तो मांग के मूल संबंध क्या है, मांग का विस्तार और संकुंचन। The short run cost function of firm is as follows: TC equal to 200 plus 5Q plus 2Q square. तो TC equal total cost, Q equal to physical units of the product of the firm, what would be the level of optimum output? तो ये B होगा इसका आंसर 10। ठीक है, शॉर्ट रन डिमांड टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर ए मोनोपोली फर्म आर एस एंडर। डिमांड फंक्शन क्या है, Q इक्वल टू 100 माइनस 0.2p। प्राइस फंक्शन क्या है, P इक्वल टू 500 माइनस 5Q। कॉस्ट फंक्शन क्या है, TC इक्वल टू 50 प्लस 20Q प्लस Q स्क्वायर। Q क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन फिजिकल यूनिट। P क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट। TC क्या है, आपका टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट फॉर द प्योर मोनोपोली फर्म? तो इसका आंसर होगा 40। ठीक है, इसको आप लगा लीजिएगा। अगर आपके पास अपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो क्वेश्चन लगा लेंगे। मेरे पास कोई जरिया नहीं है आपको उसको सॉल्व कराने का, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। In which one the following market situation the pricing above the prevailing market price is used as a more common practice? निम्नलिखित में किस बाजार स्थिति में विद्यमान बाजार कीमत से अधिक मूल्य निर्धारण को एक समान व्यवहार माना जाता है? मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म फेस परफेक्ट कम्पिटिटिव सिचुएशन। मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म्स वांट टू गेन पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैविंग हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड। Market where sellers rely on their customers' high propensity to consume a prestigious commodity। बाजार जहां विक्रेता किसी प्रतिष्ठित वस्तु के उपभोग करने की संबंधी अपनी ग्राहकों को उस प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सी सही है। डी देखिए, बाजार जिसमें मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म्स हैव एंटर्ड इनटू द स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन। तो मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म्स हैविंग एंटर इनटू स्टेजेस ऑफ मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन। तो इसका मतलब क्या है, बाजार जिसमें विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान परिपक्वता और संतृप्ति के चरण में प्रवेश करते हैं। तो इसमें जो आंसर जो है सी सही है और सब गलत है। तो निम्नलिखित में किस बाजार स्थिति में विद्यमान बाजार कीमत से अधिक मूल्य निर्धारण के समान व्यवहार माना जाता है? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Which one of the following statement is false regarding normal distribution? तो मीन मीडियन मोड ऑलवेज कॉन्साइड, ये सही है। विदिन प्लस माइनस 1.96 SD लिमिट फ्रॉम द मीन वैल्यू, ये SD है। 1.96 बगल जो सिंबल दिखाएगा उसे SD कहते हैं। लिमिट फ्रॉम मीन वैल्यू द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 99% ऑफ द टोटल एरिया। ये आपका बी जो है ये गलत है।
सी देखिए, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व represented probabilities for the normal random variables and the total area for the normal probability distribution is 1। ये सही है। दोनों की जो एरिया होती है, जो पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, वो दो पार्टों में बटा होता है 50-50, लेकिन उनका पूरा जो है, सपोज कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आपका, बता रहा हूँ मैं, इसे बता सकता हूँ मैं, इस तरह से बनता है। तो जब इस तरह से बनता है तो ये पूरा एरिया, इतना एरिया कहलाता है 50% और इतना एरिया कहलाता है 50%। दोनों को मिला लेंगे तो ये बन जाता है 100%। तो इसी 100% को, जो यहाँ पे 100% है, इसी को हम लोग 1 कहते हैं टोटल एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डी देखिए इसका। फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन द कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप एंड सिमेट्रिक। ये भी सही है आपका। तो इसका बी जो है ये गलत है और सारे सही हैं। ठीक है, इफ एन एक्सप्लेन वेरिएशन, ये तो आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इफ अनएक्सप्लेन वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 36, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोलिजन बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो ये होगा आपका इसको आपको एक फॉर्मूला है, अंडर रूट, जो कोफिशिएंट या अनएक्सप्लेन वेरिएंस कह रहा है, तो अनएक्सप्लेन वेरिएशन बिटवीन, तो टोटल वेरिएशन होता है आपका एक्सप्लेन वेरिएशन और अनएक्सप्लेन वेरिएशन। तो ये है 14 नंबर। क्वेश्चन हो चुका है। ये हम लोग करें यूजीसी नेट कॉमर्स थर्ड पेपर जनवरी 2017। ठीक है, जनवरी 2017 चल रहा है। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है 14 करा दिया हमने आपको। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस ऑफ दिस टू सैम्पल ग्रुप। तो इसका आंसर जो आपको पता ही होगा, SD1 स्क्वायर अपॉन N1 अपॉन SD2 स्क्वायर अपॉन N2 होगा। ठीक है, ये तो जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट आइए, अ रिसर्चर वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी, चलो क्वेश्चन है 16। A researcher wants to test the significance of the difference between the average performance of the two small size samples when the information of the population standard deviation is not available. Which one of the following hypothesis testing is suitable used? तो एक शोधकर्ता दो लघु आकारों के प्रतिशतों के औसत निष्पादन के बीच के अंतर के महत्व को पता लगाना चाहता है। जब जनसंख्या मानक विचलन की सूचना उपलब्ध नहीं है, तब निम्नलिखित में किस संकल्पना का परीक्षण उपयोग करना उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर होगा टी टेस्ट। तो टी टेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन मानक विचलन सूचना उपलब्ध नहीं है, तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो ये कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। संज्ञानात्मक कथन बंद देखिए, संज्ञानात्मक संस्कृति का अर्थ व्यवहार, विश्वास एवं मूल्यों के समान प्रतिरूप जो संगठन सदस्यों को समान रूप से होता है। ये आपका गलत है। नंबर 2, नेतृत्व की आकस्मिकता सिद्धांत के अनुसार लोग नेता समूह के सदस्यों की मांग के
कारण ही होता है, ये भी गलत है। समूह निर्णय केवल औपचारिक समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। संवाद कार्य में ओमडस व्यक्ति एक व्यक्ति होता है जिसे कर्मचारी मापक की जांच करना तथा मूल्यवान उद्धमुखी संवाद सूत्र प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है। तो थर्ड फोर्थ सही है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। 18 देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, संगठन एक बंद प्रणाली है जो अंदर प्रचलित होती है तब बाह्य परिवेश के साथ अंतःक्रिया करती है, ये आपका गलत है। प्रबंधन के तत्व अभिगमन में प्रबंधन तथा कर्मचारियों के मध्य अंतर्क्रियाओं के आधार पर बाह्य परिवेश से प्राप्त परिणामों को सम्मिलित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। ये आपके दोनों गलत है, इसका आंसर डी होगा, ये दोनों गलत है। अब नेक्स्ट आइए यूटिलाइजेशन थ्योरी। यूटिलाइजेशन थ्योरी जो है क्वेश्चन 19 देखिए, यूटिलाइजेशन थ्योरी का क्या मतलब है, इसका है थर्ड आंसर। थर्ड कौन सा आंसर इसका, ये इसका आंसर यूटिलाइजेशन थ्योरी का कि जो है सोसाइटी विद वेरिड इंटरेस्ट ग्रुप, सोसाइटी विद वेरिड इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, फिर है कोड। कोड का आंसर क्या है, कोड का आंसर जो है आपका फर्स्ट है बिहेवियर गाइडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, विस्लिंग ब्लोइंग का आंसर क्या है आपका, इसका आंसर ये है मेकिंग पब्लिक नोन अबाउट अनएथिकल कंपनी प्रैक्टिस। और प्लुरलिस्टिक सोसाइटी क्या है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी क्या है, बहुलवादी समाज। बहुलवादी समाज का आंसर क्या है आपका, इसका आंसर इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स विद द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो उसके जो आंसर आ रहे हैं वो हमारे हिसाब से आ रहा है आपका बी आंसर इसका सही आ रहा है। अगर देखा जाए तो इसका जो है बी आंसर सही आएगा, बी देखिए बी इसका सही है। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो करंट सीक्वेंस क्या है, तो पहला जो है अवसर की पहचान करना। तो पहला क्या है आपका अवसर की पहचान करना, तो ये है आपका अवसर की पहचान करना, नंबर 1 पे है। दूसरा है आपका उद्देश्यों की स्थापना करना, नंबर 2 पे यही है। चलिए नंबर 3 पे है विकल्पों की पहचान करना और तुलना करना, ये भी चलिए सही है। फिर जो है फिर चेंज हो रहा है आपका, फिर जो है आपका नंबर 5 जो है 4th में आ जाएगा एक विकल्प का चयन करना और लास्ट में आएगा व्युत्पन्न योजनाओं को तैयार करना। ठीक है, ये आपका आएगा, तो उसका आंसर सी होगा 1 2 3 5 4। अवसर की पहचान करना, उद्देश्यों की स्थापना करना, विकल्पों की पहचान करना और तुलना करना, फिर क्या है 5th है एक विकल्प का चयन करना और व्युत्पन्न योजनाओं को तैयार करना। ठीक है, कितना समझ आ गया आपके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 हम लोग देखते हैं। 21 देखिए क्या कह रहा है, किसी फर्म की वेबसाइट से सीधे रूप से खरीद करने की क्षमता उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो क्रिएटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्टली फ्रॉम फर्म्स वेबसाइट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आइए आप 22 में, देख कौन सा कथन सही है 22 का। अपनी छवि किसी व्यक्ति की अपनी बोधित छवि
हो सकती है और वास्तविक छवि उस तथ्य पर आधारित होती है जो दूसरे व्यक्ति उसे मानते हैं। ये सही लग रहा है मुझे। क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, बने हुए वस्त्र, डिजाइनर वेयर, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र जैसी काफ़ी सारे उत्पाद 100 की छवि को कारण खरीदे जाते हैं तथा आय जैसे चंद्रांकी विचरण इन पदों का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। ये भी आपकी दोनों आपके सही हैं। आर जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ए और आर दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट आइए। तो इसका आंसर मैं बताना भूल गया, सी इसका आंसर होगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट है 23। मीडिया क्लास, तो मीडिया क्लास जो है ये क्या आएगा, ये तो आपको पता ही है। ये सेकंड आएगा। मैगजीन, टीवी, रेडियो। मीडिया व्हीकल्स, तो मीडिया व्हीकल्स में क्या आएगा आपका, तो मीडिया व्हीकल्स में कहते हैं मीडिया वाहन। इसमें आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया, टीवी, सीरियल और भाभी जी घर पे हैं, तो मीडिया व्हीकल्स लगेगा। मीडिया ऑप्शन, तो मीडिया ऑप्शन में क्या आएगा भाई, प्राइम टाइम, ये आएगा आपका प्राइम टाइम एट 9 PM, फुल पेज एड ऑफ द होंडा सिटी। शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग, ये आएगी फ्लाइटिंग एंड पल्सिंग। तो अनुसूची और समय निर्धारण से कहते हैं शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग को। तो विमान उड़ान, स्पंदन। तो मीडिया क्लास क्या आएगा, मीडिया क्लास जो आएगा आपका आएगा मैगजीन, टीवी, रेडियो। मीडिया व्हीकल्स क्या आएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, टीवी, सीरियल, भाभी जी घर पे हैं। और मीडिया ऑप्शन में प्राइम टाइम आएगा, शेड्यूल एंड टाइमिंग में आएगा फ्लाइटिंग एंड पल्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। In integrating specialist function of product management with the line function of sales, as major challenge to top management can be achieved by which type of marketing organization? तो इसका आंसर हमारे हिसाब से जो होगा 24 का ये होगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। को पता होगा, बहुत बच्चों को पता होगा, इसका आंसर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। विशेषीकृत प्रकारों के समेकन में शीर्ष प्रबंधन के समझ प्रमुख चुनौतियों के रूप में विक्रय के लाइन प्रकार के साथ उत्पाद प्रबंधन किस प्रकार के विपणन संगठन में प्राप्त किया सकता है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। 25 आइए। लाभांश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू शेयरधारकों को वितरित की जाने वाली आय की राशि और प्रतिष्ठान के पास बचाए रखने वाली राशि का निर्धारण करता है। तो ये हमारे हिसाब से कथन जो है करेक्ट है। एक मिनट रुकिए, अब ये कुछ, हाँ ये मुझे करेक्ट लग रहा है। किसी प्रतिष्ठान की लाभांश नीति का प्रभाव दीर्घकालीन वित्त पोषण शेयरधारकों धन पर होता है। तो ये दोनों सही हैं, इसके आंसर ए सही है। ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका मैचिंग है एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है आपका, इसका आंसर मुझे लग रहा है फोर्थ, आपका फोर्थ जो है ये आपका लग रहा है मुझे को। ट्रेन्स टू मेजर दी सिग्निफिकेंट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इन दी टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू। जस्ट इन टाइम सिस्टम, तो जस्ट इन टाइम सिस्टम का आंसर क्या होगा, ये होगा थर्ड। इट एलिमिनेट्स द नेसेसिटी ऑफ कैरिंग लार्ज इन्वेंट्रीज एंड सेल्स कैरिंग कॉस्ट। आउटसोर्सिंग सिस्टम क्या होगा, तो आउटसोर्सिंग सिस्टम का होगा आंसर 1, डेवलपिंग एंसिलरी यूनिट्स अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड सप्लाइंग पार्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या होगा,
तो कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का आंसर सेकंड होगा जो बच गया है। एनेबल्स ए कंपनी टू इजीली ट्रैक लार्ज आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो बता गया आपको। नेक्स्ट आइए, इन सर्टन इक्विवेलेंट अप्रोच जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। इन सर्टन इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट, तो इसका आंसर होगा रिस्क फ्री रेट। डी आंसर होगा रिस्क फ्री रेट। द पर्सनल जो है द पर्सनल लीवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लीवरेज इज एज्यूम बाई, that personal leverage can replace corporate leverage is assumed by, व्यक्तिगत लीवरेज कॉर्पोरेट लीवरेज को प्रतिस्थापित कर सकती है। अगर प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था MM मॉडल ने। किसने किया था? MM मॉडल ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन 29 को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 29 जो है आपका है फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग क्या है? मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड। तो फोरकास्टिंग क्या है? मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड। फिर है इन्वेंटरिंग। तो इन्वेंटरी का आंसर क्या है आपका? ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। इन्वेंटरी का ऑप्शन क्या है? ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम। सी क्या है? एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम। इसका आंसर है प्रोजेक्टिंग प्रेजेंट रिसोर्स इनटू फ्यूचर। प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? प्लानिंग प्रोग्राम का आंसर जो है आपका सेकंड है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग का आंसर जो है आपका थर्ड है। थर्ड कौन सा है? मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। इन्वेंटरी का ऑप्शन क्या है? इन्वेंटरी का ऑप्शन है आपका ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। एंटीसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम्स क्या है? इसका आंसर है फोर्थ प्रोजेक्टिंग प्रेजेंट रिसोर्स इन टू द फ्यूचर। प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? प्लानिंग प्रोग्राम का आंसर है आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच काउंसिल वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1966 टू प्रमोट सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में कामगारों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में भारत में किस परिषद की स्थापना की गई थी? बताइए किस परिषद की स्थापना की गई थी? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल स्थापना की गई थी। तो उद्योगों में कामगारों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में किस परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट आइए, अब भैया इसमें कथन बताना है आपको 31 में। तो 31 क्वेश्चन जो है इसमें कथन हमको बताना है। ये बहुत जो है क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 31 देखिए, अनुपयोग में भर्ती सकारात्मक है जबकि चयन नकारात्मक है। रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव वाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन। तो अनुपयोग में भर्ती सकारात्मक है, हाँ भाई ये सही है, जबकि चयन नकारात्मक, ये भी सही है आपका। भर्ती का उद्देश्य नौकरी मांगने वालों की संख्या बढ़ाता है जबकि चयन में काफ़ी संख्या में अपात्र आवेदक निरस्त होते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका जो इसका आंसर मुझे लग रहा है सी इसका आंसर सही है। A and R both are correct. R is the right explanation of A. (32) क्वेश्चन देखिए, सोशल असिस्टेंस। तो सोशल असिस्टेंस का आंसर क्या है आपका?
थर्ड है मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सोशल असिस्टेंस का आंसर है। सोशल इंश्योरेंस, तो सोशल इंश्योरेंस का आंसर क्या है? तो सोशल इंश्योरेंस का आपका आंसर जो है वो है फोर्थ, प्रोविडेंट फंड। भाई सोशल इंश्योरेंस क्या करेगा? प्रोविडेंट फंड होगा वही सोशल इंश्योरेंस करेगा। कमर्शियल इंश्योरेंस का आंसर क्या है? तो कमर्शियल इंश्योरेंस का आंसर है आपका सेकेंड, कवर्स इंडिविजुअल रिस्क प्राइमरी। वर्कमैन्स कंपनसेशन का आंसर क्या है? तो वर्कमैन कंपनसेशन का आंसर है पेबल टू वर्कर्स इन एक्सीडेंट एंड इंजीरियस ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। तो सोशल असिस्टेंट का आंसर क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट। और सोशल असिस्टेंस का आंसर है मैटरनिटी बेनिफिट, जिसे कहते हैं मातृत्व लाभ। और सोशल इंश्योरेंस का आंसर क्या है? तो सोशल इंश्योरेंस का मेरा आंसर जो है वो है आपका प्रोविडेंट फंड। कमर्शियल इंश्योरेंस का आंसर क्या है? कवर्स इंडिविजुअल रिस्क प्राइमरी। और वर्कमैन कंपनसेशन का आंसर क्या है? ये आपका है पेबल टू वर्कर्स इन एक्सीडेंट एंड इंजीरियस ड्यूरिंग कंपनसेशन। तो हम फिर जो है इसको ऊपर टिक लगा दे रहे हैं। आपका सोशल असिस्टेंट का आंसर जो है आपका ये है सोशल असिस्टेंस का। सोशल इंश्योरेंस का है प्रोविडेंट फंड। कमर्शियल इंश्योरेंस का है आपका सेकेंड। और वर्कमैन कंपनसेशन क्या है? फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए इसमें IFCI की स्थापना कब हुई थी, ये मैच करना है आपको। तो IFCI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IFCI की स्थापना हुई थी 1948 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1882 में। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। एक्सिम बैंक जो है बहुत पूछ लिया था एग्जाम में, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्सिम बैंक की स्थापना 1981 में हुई थी। तो IFCI की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इनका आंसर थर्ड है। तो IFCI की स्थापना 1948 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना 1990 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1882 में। सॉरी 1982 इसमें दिया हुआ है, 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। मैंने गलत बोल दिया। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1981 में। फिर देख लीजिए IFCI की स्थापना हुई थी 1948 में। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। एक्सिम बैंक की स्थापना 1981 में हुई थी। अब नेक्स्ट आते हैं उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करने। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ 34 क्वेश्चन है। उद्यमियों को नए वर्गों को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमियों उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधिक छितराव लाने के उद्देश्य से लघु तथा नए उद्यमियों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं में समता अनुदान के अनुपूरण के लिए IDBI एक विशेष योजना संचालित करता है। यह योजना निम्नलिखित में किसके नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? इसका आंसर मुझे लग रहा है डी है आपका सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो डी इसका आंसर होगा सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो उसका एक रीज़न भी दिया है, उद्यमियों को नए वर्ग प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक उपक्रमों स्वामित्व और नियंत्रण को अधिक छितराव या फैलाव लाने के उद्देश्य से लघु तथा नए उद्यमियों द्वारा बनाई गई परियोजना में समता अनुदान के अनुपूरण के लिए IDBI द्वारा बीज पूंजी कहते हैं सीड कैपिटल के सहायता योजना में विशेष परियोजना को संचालित की जाती हैं। 35 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI? बड़ी संख्या में चुनिंदा कंपनियों में शेयर प्रतिभूतियों को अप्रत्यक्ष स्वामित्व के लिए सभी को अवसर देना, ये गलत काम है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो कंपनी अच्छी होगी उस पर पैसा इन्वेस्ट करेगी वो। बीमा संबंध बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर लोक बचत संग्रह को अधिकतम करना। हाँ तो इसका आंसर ये मुझे लग रहा है ये गलत है।
तो बड़ी संख्या में चुनिंदा कंपनी, भाई बीमा में तो काम करती है नहीं, तो बड़ी संख्या में चुनिंदा कंपनियों में शेयरों से प्रतिभूतियों को, इसका पहला आंसर देखिए कि अप्रत्यक्ष स्वामित्व के लिए सभी को अवसर देना, ये तो हो सकता है, सभी अवसर आ रहा है ना, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये आंसर ए मुझे सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू चैनलाइज द पूल सेविंग इनटू द प्रोडक्टिव आउटलुक, एकत्रित बचतों को उत्पादक साधनों में लगाना, ये भी सही है आपका। टू मोबिलाइज सेविंग ऑफ द कम्युनिटी बाय द ऑफरिंग सेवर्स द ट्रिपल बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, ये भी आपका सही है। बचतकर्ताओं को निवेश की सुरक्षा, तरलता तथा लाभप्रदता के तेरे लाभ को पेशकश कर समुदाय की बचतों को जुटाना, तो ये मुझे लग रहा है। अगर देखा जाए बीमा संबंध बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर लोक बचत के संग्रह का अधिकतम करना, ये नहीं, बीमा बचतों में कोई इसका रोल नहीं है, तो ये आंसर बी इसका गलत है, तो बी आंसर से गलत है। नेक्स्ट आइए 36। निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत IFCI वास्तविक उपयोगीकर्ता औद्योगिक कंपनी के लिए उपकरण की खरीद मशीनरी उपकरण आपूर्तिकर्ता भुगतान करके करता है तथा उसके बाद उसी लागत पर उपकरण को वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी उपकरण को पुनः बिक्री उसको हस्तांतरण करता है, जो कि तथापि करों तथा अन्य उपग्रहों के अधीन होता है, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी खाते में वसूल किया जाता है। तो इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है, इसका आंसर चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इसे कहते हैं ए इक्विपमेंट क्रेडिट स्कीम, ये नहीं है। इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम, ये है, इसका आंसर बी सही है। इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, ये भी नहीं है। और स्कीम ऑफ इक्विपमेंट लीजनिंग, ये भी नहीं है। चलिए ठीक है, इसका आंसर भी है, आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन 37 देखते हम लोग। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1965 में। तो 1965 दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, तो हमारे हिसाब से ये जो कि बताते हैं 1945 में हुई थी। हाँ ठीक है, 1945 में गलत बोल दिया, 1945 फर्स्ट का आंसर सही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, सेकेंड आंसर सही है। फिर देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, अभी एक्सिम बैंक आया था 1981 में। सेम क्वेश्चन आपको मिल गया। तो इसके आंसर बताने की जरूरत नहीं, सीरियल्स लगे हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसे कहते हैं IBRD, ये 1945 में स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई थी। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना 1945 में हुई थी। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई थी। चलिए ये हो गया आपका। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC सतत कृषि व्यवहारों में वृद्धि करने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सतत कृषि व्यवहारों अवसरों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करने तथा सूक्ष्म वित्त एवं कारोबारी ग्राहकों के लिए वित्त पोषण की सुलभता में वृद्धि करने में योगदान करता है। तो ये सही है आपका, ये सही लग रहा है। IFC ने विकास लक्ष्यों को एक समूह पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी परियोजना द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है। तो ये दोनों आंसर सही हैं और RA का सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो 38 का आंसर मुझे लग रहा है, हम लोग देखते हैं 38 का आंसर। 38 का आंसर बोथ A and R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट आइए अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट पेटेंट इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में के अधीन पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। तो भाई इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में क्या है, पहला है द प्रोडक्ट और द प्रोसेस न्यू वन। तो ये तो होगा भाई, नया प्रोडक्ट होगा तभी उसको पेटेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए नंबर 2 पर, द कंटेन्स एंड इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप तो होना ही चाहिए भाई। ठीक है, नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 की हम लोग बात करें, इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। ये गलत है, 20 ईयर्स होना चाहिए। इट इज़ कैपेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। हाँ ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही है। देखते हैं 1, 2, 4 किस में दिया, सी में दिया। तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पेटेंट में 20 ईयर्स का जो है आपका ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट आइए, चलिए आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी आपके इसमें काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं, हम लोग कराते हैं इसको। और ये जो है 20 जनवरी 2017 का थर्ड पेपर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, अभी इसके पार्ट बाकी है, अभी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसका वेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।